वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान के महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होगा। अगर आप बीए तृतीय सेमेस्टर में हैं यानी कि बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में आप हैं, आपका सब्जेक्ट होम साइंस है यानी गृह विज्ञान है, तो आपको उन्नत पोषण और मानव विकास के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अंग्रेजी में बोले तो एडवांस न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। उन्नत पोषण को बोलते हैं एडवांस न्यूट्रिशन, मानव विकास को बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। महासंग्राम रिवीजन क्लास का मतलब आप सभी लोग जान ही गए होंगे अब तक, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे सब्जेक्ट के महासंग्राम रिवीजन क्लास में दे चुका हूँ। महासंग्राम रिवीजन क्लास का मतलब होता है कि एक ही वीडियो में संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाए और छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को आपको एक ही वीडियो के माध्यम से समझा जाए। ये हमारा एक प्रकार से मेथड होता है और ये बड़ा ज़बरदस्त मेथड है और प्रासंगिक मेथड है आप लोगों के बीच में। आप लोग इसको ज़्यादा रिफर भी करते हैं कि सर जी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम में बहुत मदद मिलती है आपकी वीडियो से। तो मैं इसीलिए ये श्रृंखला हर एक सब्जेक्ट को लेकर के आ रहा हूँ और इसी प्रकार से लगातार आपके हर एक सब्जेक्ट की महासंग्राम रिवीजन क्लास आती रहेगी। तो एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस सेशन को यानी इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। एक एक चीज़ आपको बहुत ही बारीकी के साथ समझ में आएगी। ये बात मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस वीडियो में बीच में चले गए तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो इसीलिए आप बने रहें अंत तक और एक वीडियो तो जरूर आप देख लें। अगर कुछ नहीं देख पा रहे हैं तो महासंग्राम वीडियो और मॉडल पेपर, दो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आइए अब हम चर्चा करते हैं प्रश्नों पर और बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे तीव्र गति से। पहला प्रश्न है संतुलित आहार की परिभाषा दीजिए। संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित मतलब आपको नाम से पता चल रहा होगा कि संतुलन की बात कर रहा है। आप किस चीज की संतुलन की? चूंकि आहार में क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। पोषक तत्व कितने होते हैं? पोषक तत्वों की बात की तो 6 पोषक तत्व होते हैं। एक होता है कार्बोहाइड्रेट जो कि शरीर को ऊर्जा देता है, और एक होता है वसा। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को ऊर्जा देते हैं। दूसरा होता है आपका जो है खनिज लवण, और एक होता है आपका विटामिन। तो खनिज लवण और विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो ये 4 पोषक तत्व हो गए। एक पोषक तत्व आपका होता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर की जो टिश्यूज होते हैं यानी ऊतक होते हैं उनकी टूट फूट की मरम्मत करता है और हमारे शरीर को सुडौल और अच्छे तरीके से बनाता है, तो वो प्रोटीन होता है। और एक सबसे लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है छठवां, वो होता है जल। तो इस तरीके से 6 पोषक तत्व हैं: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। ठीक है, तो ये सब पोषक तत्व होते हैं। इन्हीं सभी पोषक तत्वों का संतुलन ही एक प्रकार से आहार में किया जाता है। किसमें? संतुलित आहार में। समझ में आई बातें? आइए उसी को समझते हैं। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग, यानी कि जैसे मान लेते कोई काम करने वाला व्यक्ति ज़्यादा होगा तो उसको ऊर्जा की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कोई बच्चा होगा या कोई महिला होगी तो उसको प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आप देखेंगे आयु के हिसाब से, यानी कि लिंग उसका क्या है, महिला है पुरुष है, उसका वजन कितना है वो भी जो है डिफाइन करता है इसमें। और क्रियाशीलता, वो कितना काम धंधा करता है, उसकी अवस्था कैसी है, तो इन मतलब उस किस अवस्था से गुजर रहा है, वो बाल्यावस्था का है, शैशवावस्था का है, बचपनावस्था में है या प्रौढ़ावस्था में है, किशोरावस्था में है या वृद्धावस्था में, किस अवस्था के व्यक्ति के लिए आहार की योजना बनाई जा रही है। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ समझना पड़ेगा कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है भोजन की, और भोजन में पोषक तत्वों की कितनी रिक्वायरमेंट है, और खास करके कार्बोहाइड्रेट आपको कितना चाहिए, आपको कितना प्रोटीन की आवश्यकता है, कितना विटामिन की आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ों की आवश्यकता कितनी है आपके शरीर को, आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या कितनी मात्रा में लेना चाहिए, यही सब जो होता है वो संतुलित आहार कहलाता है। इसी सबको अगर आप संतुलित कर ले जा रहे हैं तो वही संतुलित आहार होता है। बेसिकली वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की जो नीड्स होती है, आवश्यकता होती है, उसको पूरा करे। शरीर के निर्माणात्मक तत्वों की आवश्यकता। अब शरीर को ऊर्जा कौन देता है? मैंने आपको शुरुआत में बताया, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा देता है और वसा भी शरीर को ऊर्जा देती है, यानी तैलीय पदार्थ जो होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट यानी अनाजों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तैलीय पदार्थों में वसा पाई जाती है, और ये दोनों शरीर मतलब भोजन में भी होते हैं। तो ये दोनों हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, तो इसकी आवश्यकता आपको पूरा करें। दूसरी बात, शरीर के निर्माणात्मक तत्व में आता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है वो हमारे शरीर का निर्माण करता है। जो टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते छोटे छोटे, जब वो टूट फूट जाते हैं या नए ऊतकों के निर्माण में प्रोटीन जो होता है वो मदद करता है। इसके अलावा
तो निर्माणात्मक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक और सुरक्षात्मक तत्व। नियामक और सुरक्षात्मक मतलब होता है कि हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, उसको बूस्ट अप करे, उसको बढ़ाए। तो वो बढ़ाता कौन है? खनिज लवण बढ़ाते हैं, यानी कि जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब बढ़ाते हैं, आयरन, ठीक है। ये सब हमारे शरीर की रोगों से रक्षा भी करते हैं और हमारे शरीर को इम्यूनिटी जो होती है उसको बढ़ाते हैं। इसके अलावा विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर से रोगों से रक्षा करते हैं। आपने सुना होगा कि विटामिन ए की कमी हो जाए अगर, तो आपको कम दिखेगा, यानी रतौंधी रोग हो जाएगी। विटामिन ए गाजर में ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे आपने सुना होगा कि भाई अगर आपको विटामिन सी की कमी है तो स्कर्वी रोग हो जाएगा, आपको विटामिन डी की कमी है तो रिकेट्स यानी सूखा रोग हो जाएगा, आपको विटामिन बी की कमी है तो आपको बेरी बेरी रोग हो जाएगा। तो नाना प्रकार के रोग जो होते हैं, विटामिन के की कमी हो जाएगी आपको, तो आपको रक्त का थक्का नहीं जमेगा। तो इस तरीके से तमाम प्रकार के, नाना प्रकार मतलब तमाम प्रकार के जो रोग होते हैं वो विटामिन की कमी से होते हैं, खनिज तत्वों की कमी से होते हैं। जैसे प्रोटीन की कमी से एक रोग होता है, वो होता है क्वाशियोरकर रोग, ठीक है। प्रोटीन की कमी अगर हो जाएगी आप में तो आपको क्वाशियोरकर रोग हो जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। ऐसे ही आयोडीन तत्व है, एक खनिज लवण है, इसकी कमी से आपके घींघा रोग हो जाता है। तो ये सब रोग ना हो, ये सब संतुलित रहे, इसी की व्यवस्था संतुलित आहार में करी जाती है। अब आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि वास्तव में संतुलित आहार होता क्या है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो वह आहार, फिर से देखें, वह आहार जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, शरीर के निर्माणात्मक तत्वों की आवश्यकता तथा नियामक और सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता को पूर्ण करता है, वही आहार संतुलित आहार कहलाता है। यानी बेसिकली अगर मैं आपको और सरल सा भाषा में बताऊं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, इन सभी की उचित मात्रा अगर भोजन में रहती है, भोजन किस व्यक्ति के लिए भोजन बनाया जाता है, उसकी आवश्यकता, उसकी नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग अगर भोजन तैयार किया जाता है तो वही आहार संतुलित आहार होता है। और ये सब आपको मील प्लानिंग यानी आहार आयोजन या आहार नियोजन में सिखाया जाता है। क्लियर? समझ में आ गया होगा। तो संतुलित आहार में प्रोटीन, कार्बोज, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल, इन सभी का उचित मात्रा में समावेश होना चाहिए। इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां और कच्चे फलों का उचित समावेश होना चाहिए। कच्चा टमाटर, सलाद, मूली, सलजम, गाजर, चुकंदर, नींबू, अमरूद, ये सब अगर मिल जाए ज़्यादा बेटर होता है। आहार में डेली परिवर्तन कर देना चाहिए, जैसे एक ही जैसा भोजन डेली नहीं करना चाहिए, बदल बदल करके भोजन खाना चाहिए। आयु, व्यवसाय, लिंग, जलवायु जैसा बदले, मौसम के अकॉर्डिंग आपको भोजन करना है। आप महिला हैं, पुरुष हैं, आप कितना काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको भोजन चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। उचित मात्रा में कैलोरी प्रदान करता हो भोजन, संतुलित आहार में सभी भोज्य समूहों के पदार्थ शामिल हो। तो ये सब संतुलित आहार के बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखिए, दूसरा प्रश्न है पोषण की परिभाषा दी। पोषण किसे कहते हैं? तो पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन होता है जिसके द्वारा जीवित प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपभोग करता या उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करता है, शरीर की वृद्धि करता है, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करता है। तो पोषण वही होता है। पोषण में खास करके 6 पोषक तत्व होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो पोषक तत्वों की उचित मात्रा में समावेश हो जाएगा तो जो संतुलित आहार होता है वो पोषण का ही एक प्रकार से नमूना होता है, ठीक है, सुपोषण का। अब पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं इसको जाने। भोजन के अंदर विद्यमान वे सभी तत्व जो शरीर निर्माण, ऊर्जा उत्पादन तथा शरीर की रोगों से रक्षा करने का कार्य करते हों वो पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व बेसिकली 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है आपका कार्बोहाइड्रेट जो कि शरीर को ऊर्जा देता है और शरीर को एक प्रकार से शरीर को ऊर्जा देता है और ये अनाजों में पाया जाता है। अब बात की जाए वसा, वसा भी शरीर को ऊर्जा देती है और तैलीय पदार्थों में आपको मिलेगी। प्रोटीन्स जो होती है मुख्य रूप से आप देखेंगे प्रोटीन्स वगैरह दूध वगैरह में प्रोटीन्स पाए जाते हैं और जैसे मूंगफली में हो गया, या आप प्रोटीन्स मिलेगा आपको सोयाबीन में प्रोटीन्स मिलता है और मांस मछली में आपको प्रोटीन मिलेगा। तो ये शरीर की जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करता है, शरीर के नए तंतुओं का निर्माण करने में प्रोटीन उपयोगी होता है। विटामिन्स और खनिज लवण जो होते हैं ये हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान, नियामक और सुरक्षात्मक तत्व हैं विटामिन्स और खनिज लवण। और इसके अलावा जल जो होता है ये हमारे शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। तो ये पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं और ये उचित मात्रा में अगर उपस्थित हो तो वही आहार संतुलित आहार होता है। उचित मात्रा में लोग ग्रहण करें तो वही पोषण कहलाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आरडीए क्या है। आरडीए की अगर बात की जाए तो आरडीए का मतलब क्या होता है? आरडीए का तात्पर्य होता है पोषक तत्व की वह उपयुक्त मात्रा जो बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है। कभी कभी आरडीए को रिकमेंडेड डाइटरी इनटेक भी कहा जाता है, ठीक है। और भारत में आरडीए जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर जो है, आईसीएमआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसके द्वारा तय किया जाता है कि आरडीए क्या होगा,
जो रिकमेंडेड डाइटरी जो इंडेक्स होता है, मतलब कि वो क्या होना चाहिए, वो बताता है कि भाई कितने व्यक्तियों मतलब बच्चों को कितना भोजन करना चाहिए और कब कब कौन सा भोजन करना चाहिए। ये एक दिन के लिए या एक प्रकार से प्रतिदिन का पूरा ब्यौरा जो होता है आरडीए के तहत बताया जाता है कि भाई बच्चों को कितना भोजन कब और किस अवस्था में कितना भोजन की ज़रूरत होती है। इसका फुल फॉर्म होता है आरडीए का, जानते हैं फुल फॉर्म क्या होता है? आरडीए का फुल फॉर्म होता है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, ठीक है। और आपको बता दूं ये पोषक तत्व की वह उपयुक्त मात्रा है जो आपके बच्चों की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। कभी कभी आरडीए को रिकमेंडेड डाइटरी इंटेक भी कहा जाता है और ये बच्चों के उपयुक्त संतुलित आहार के बारे में जानकारी देता है। आरडीए आईसीएमआर के द्वारा तय किया जाता है। आरडीए हर एक व्यक्ति के लिए उसकी गतिविधि के हिसाब से अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए आरडीए तय किया जाता है। संतुलित आहार से आरडीए प्राप्त किया जाता है, जैसे कि जैसे आप देखते हैं दाल, फल, सब्जियां, दूध, दूध से बनी पदार्थ, चिकन, मछली, तेल, फैट से सब बच्चों के आहार में होने चाहिए। बच्चों का आरडीए प्रति किलो शरीर का वजन युवाओं के लिए आरडीए से ज़्यादा होता है, तो ये भी ध्यान रखें। यानी एक बच्चा एक युवा के मुकाबले तेजी से बड़ा होता है, इसीलिए प्रति किलो शरीर के वजन के हिसाब से बच्चों को कुछ पोषक तत्व तो ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए और युवाओं को उतने मात्रा में नहीं देना चाहिए। यानी युवाओं किससे ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों को होती है, चूँकि उनका विकास होने होता है। बच्चों को पोषक तत्वों से भरपूर खाने की ज़रूरत होती है और बच्चों के लिए आहार संबंधी दिशा निर्देश जो है, आप देखते हैं छोटे बच्चों को रोज 160 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन ये सब होने चाहिए। तो तमाम प्रकार की चीज़ें ये आरडीए तय करता है कि बच्चों को क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना क्या लेना चाहिए, ये आरडीए तय करता है, जो कि आईसीएमआर के द्वारा तय किया जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है आहार नियोजन क्या है? आहार आयोजन या आहार नियोजन बात एक ही है। आहार नियोजन का अर्थ होता है उपलब्ध सामग्री के आधार पर या उसके द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की रुचि और अनुरुचि, मतलब रुचि और अरुचियों का ध्यान रखते हुए उनके लिए संतुलित और पारिवारिक बजट के अनुकूल भोजन का नियोजन करना। यानी मान लेते हैं कि 2 किलो आटा है और 20 लोग खाने के लिए हैं, तो उसी 2 किलो आटे में 20 लोगों को बांटना या उसको तय करना ये फिट होता है। बाकी अब देखिए 2 किलो आटे में 20 लोगों को कैसे निपटाना है, तो आपने 2 किलो चावल चढ़ा दिया, तो ऐसे ऐसे करके आप फिट कर देंगे कि भाई 2 किलो आटे में आपको पूरा जो है क्लियर करना है। तो आहार नियोजन या आहार आयोजन होता है कि भाई लोग, आपके परिवार के लोग क्या क्या पसंद करते हैं, क्या क्या नहीं पसंद करते हैं और कितने लोग हैं, कितना बजट है, उसी बजट के अकॉर्डिंग चल करके अपने संपूर्ण परिवार की रुचि और अरुचियों का ध्यान रखते हुए भोजन पकाना या भोजन तैयार करना, ये होता है संतुलित आहार, ये होता है आहार नियोजन, जिसमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, ठीक है। तो एक स्त्री ऐसा करती है। छठा क्वेश्चन से आप देखेंगे स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये परिभाषा देता है स्वास्थ्य की, कि स्वास्थ्य जो होता है मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक यानी कि फिजिकल, मेंटल एवं सामाजिक यानी कि सोशल स्थिति होती है। केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है। ये बात भी एक प्रकार से WHO के द्वारा बताई गई कि केवल रोगों की अनुपस्थिति ही स्वास्थ्य नहीं, कि आप अगर निरोगी हैं तो आप स्वस्थ हैं, ना ना, ऐसी बात नहीं है। आप सामाजिक, मानसिक और शारीरिक तीनों तरीके से आप स्वस्थ होने चाहिए, तभी आप स्वस्थ रहेंगे, तब उसी को स्वास्थ्य कहते हैं। टेबर महोदय कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यक्ति की वह स्थिति या वह स्वस्थ स्थिति है जिसमें शरीर और मन सामान्यतः सक्रिय होकर के सभी कार्य करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। तो ये होता है स्वास्थ्य, जिसमें ऐसा नहीं कि भाई व्यक्ति अगर रोगी नहीं है, मतलब रोगी नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वस्थ है व्यक्ति। यहाँ उसका सारा चीज ध्यान, मतलब कि सामाजिक स्थिति उसकी ठीक हो, शारीरिक स्थिति ठीक हो और मानसिक स्थिति भी ठीक होनी चाहिए, तभी वह स्वस्थ व्यक्ति माना जाएगा। आगे देखिएगा, सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से और वीडियोज आपको मिलती रहें। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, भोजन की परिभाषा दीजिए। भोजन किसे कहते हैं? तो वह पदार्थ चाहे ठोस हो चाहे तरल हो, दोनों की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, चाहे लिक्विड हो और चाहे वो सॉलिड हो। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, जिनको या जिसको कोई व्यक्ति अथवा कोई प्राणी अपने मुख के द्वारा यानी अपने मुंह के द्वारा शरीर में ग्रहण करता है, वह शरीर में जाकर के क्या, भोजन जो है शरीर में जाकर के शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में खर्च होने वाली ऊर्जा की कमी को पूरा करता है, उसी को भोजन कहते हैं। तो भोजन हमारे शरीर में जाता है, हम अपने मुंह से खाते हैं उसको, कोई भी तरल या ठोस पदार्थ जो हम खाते हैं, जो हमको ऊर्जा देता है, जो हमको
जो है हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है, जो हमारे शरीर के ऊतकों का निर्माण करता है, वो भोजन जो होता है मतलब वही भोजन होता है जो हमको ऊर्जा देता है, हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है, हमारे तंतुओं की मरम्मत करता है, वो होता है भोजन। ऐसा ठोस और ऐसा तरल पदार्थ जो ऐसा करता है उसी को हम भोजन कहते हैं और अपने मुख के द्वारा हम ग्रहण करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन से कैलोरी की परिभाषा दीजिए। कैलोरी क्या है? तो 1 किलोग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को एक कैलोरी कहते हैं। मान ली कि 1 किलोग्राम पानी को अगर आप खौलाना है आपको, तो 1 किलोग्राम पानी अगर आप उबाल रहे हो तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबालने के लिए जितना ताप जरूरी होता है वही एक क्या होता है, वही एक कैलोरी मानी जाती है। यानी जितनी ऊष्मा की आवश्यकता 1 लीटर पानी को 1 डिग्री सेल्सियस गर्म करने में ऊष्मा की खपत होती है, उतनी ही ऊष्मा 1 कैलोरी में आती है। ठीक है, तो कैलोरी को किलो कैलोरी भी कहते हैं और इसे सी से या फिर KCl से प्रदर्शित करते हैं। अगर कैलोरी कहना है तो सी और किलो कैलोरी कहना है तो इसको KCl कहते हैं। क्लियर? ऊर्जा की मापने की इकाई होती है, ऊर्जा को किलो कैलोरी में या कैलोरी में मापा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे कि बच्चों में कैलोरी की आवश्यकता जो होती है पूर्व बाल्यावस्था में, खास करके आप देखते हैं 100 किलो कैलोरी या 100 कैलोरी किलोग्राम की शरीर के हिसाब से अगर 100 किलो मतलब कि 1 किलोग्राम का बच्चा है तो 100 कैलोरी ऊर्जा उसको आवश्यकता होती है। 1 वर्ष में 1000 कैलोरी तथा 2 वर्ष की अवस्था में 1450 कैलोरी दी जानी चाहिए बच्चों को। तो इस तरीके से ये बातें बताई जाती हैं, चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न, पूरक आहार क्या है? पूरक आहार जो होता है वो मुख्य रूप से, जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो दूध जो होता है वो पूरक आहार माना जाता है, क्योंकि दूध में सारे के सारे पोषक तत्व तो विद्यमान रहते हैं। चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात की, कार्बोहाइड्रेट भी विद्यमान रहता है दूध में विटामिन भी रहता है। ठीक है, दूध में एक प्रकार से खनिज लवण भी रहते हैं, दूध में जल भी रहता है, दूध में आपको बता दूं कि दूध में विटामिन भी रहते हैं, खनिज लवण वसा भी दूध में पाई जाती है। आप देखते हैं घी मक्खन सब उसी से बनते हैं। इसके अलावा दूध में आप देखेंगे जो है प्रोटीन भी पाई जाती है। तो इस तरीके से दूध में सारी चीज़ें पाई जाती हैं, सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूध में मात्र और मात्र एक विटामिन नहीं पाया जाता और वो है विटामिन सी। तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी सारे के सारे विटामिन, सारे के सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। पूरक आहार क्या है? जब शिशु 4 से 5 महीने का हो जाता है तब माता के दूध के अतिरिक्त उसे फलों का रस, पके फलों के गूदे, सब्जियों के सूप, उबली हुई सब्जियां, ये सब मसल कर अनाजों के पाउडर पानी या दूध में घोल करके दिया जाता है, जिससे उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। और इन्हें ही पूरक आहार कहा जाता है। संतुलित पोषण के लिए पूरक आहार आवश्यक होता है और बेसिकली पूरक पूरक आहार केवल एक ही है, वो है दूध। ठीक है, जब 4 से 5 महीने से पहले अगर ये बच्चा नहीं खाता पके फलों का गूदा और सब्जियों का सूप, ये सब उबली सब्जियां मसल करके, फलों का रस, ये सब बच्चा नहीं पाता है तो केवल क्या खा पीता है, वो दूध पीता है माता का और उसी से संतुष्ट हो जाता है। उसी में उसको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सब उसको मिल जाता है। ठीक है, ऊर्जा और सब कुछ उसको मिल जाता है। तो पूरक आहार दूध होता है, लेकिन पूरक आहारों में अब फलों का रस, पके फलों के गूदे, सब्जियों के सूप, उबली हुई सब्जियों को मसल करके बच्चों को खिलाया जाता है। तो ये सब या अनाजों का जो पाउडर होता है पानी या दूध में घोल करके बच्चों को पिलाया जाता है खाने के स्थान पर। ठीक है, तो इसको भी पूरक आहार कह सकते हैं आप। पूरक आहार का सीधा सा मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति भोजन ना कर रहा हो, ऐसी स्थिति में उस चीज को खा करके वो भोजन के जैसा अनुभव करता हो, भोजन ऐसा लगे उसको ले लिया। जैसे कि पूरक आहार, जैसे आज आप लोग भूखे रहते हैं, व्रत रहते हैं, तो व्रत में आप अनाज नहीं खाते, बाकी चीज़ों को खाते हैं, तो बाकी चीज़ों को जो खाते हैं पूरक आहार उस समय हो जाते हैं। तो पूरक आहार सीधा सीधा मतलब होता है कि भाई उसकी कमी को पूरा करता है। किसकी कमी को? भोजन की कमी को पूरा करने वाला आहार पूरक आहार कहा जाता है। वैसे बेसिकली अगर देखें तो एक ही पूरक आहार है, दूध, लेकिन ये सब पूरक आहार भी आजकल मार्केट में जो है इन सभी की खोज, या खोज क्या बोले तो ऐसे लोग ग्रहण करने लगे हैं। आगे देखें, अगला क्वेश्चन से 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल और वसा में घुलनशील विटामिन के नाम बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो मात्र और मात्र 2 विटामिन जल में घुलनशील हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी के जितने पार्ट हैं, B1, B2, B12, B11, ये सब आपके जल में घुलनशील हैं और इसीलिए जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो शरीर में इकट्ठा नहीं हो पाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन, यानी वसा मतलब कि जो फैटी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो ऑयली पदार्थ होते हैं, उनमें घुलनशील विटामिन में विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, यानी 4 विटामिन है। आपको बता दूं एक ट्रिक याद रखिएगा, कीड़ा कीड़ा जो होता है वो जो है
जल में नहीं घुलता है, जल में तैरता रहता है, लेकिन अगर आप उसी को तेल में डाल दो तो कीड़ा कीड़ा जो होता है उसमें डूब जाता है या मर जाता है। तो कीड़ा विटामिन जो होता है वसा में घुलनशील है, जबकि जल में घुलनशील नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को। यानी कि कीड़ा मतलब क्या, कीड़ा, विटामिन कीड़ा ऐसे लिखिए। तो KEDA, 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में घुलनशील है, बाकी जितने विटामिन दुनिया के बने हैं वो सारे के सारे विटामिन आपके जल में घुलनशील है। क्लियर। 11वां प्रश्न है कोलोस्ट्रम क्या है। कोलोस्ट्रम जो होता है ये जब महिलाओं के दूध को बोलते हैं कोलोस्ट्रम, माता के दूध को, उसमें जो पहला दूध होता है खास करके डिलीवरी यानी प्रसव के बाद जो स्तनों में पहला दूध आता है माता के दूध में जो पहला दूध आता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। और इस दूध से नवजात शिशु को कई तरह के लाभ मिलते हैं। कोलोस्ट्रम बहुत ताकती दूध होता है, इसका रंग पीला होता है और ये गाढ़ा होता है। कोलोस्ट्रम में बीटा कैरोटीन की उच्च मात्रा के कारण ही इसका रंग हल्का पीला होता है, चूंकि इसमें बीटा कैरोटीन पाई जाती है। और ये कोलोस्ट्रम मनुष्यों के ही दूध में नहीं बल्कि आप देखेंगे भैंस वगैरह जब बच्चा देती है उसके बाद में आप देखते हैं कि दूध कुछ दिनों तक आप देखते हैं वो फट जाता है जब आप उसको गर्म करते हैं, तो कोलोस्ट्रम की वजह से फट जाता है, बीटा कैरोटीन की वजह से। ठीक है, आगे देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मानव विकास की परिभाषा दीजिए। देखिए हरलाक महोदय ने मानव विकास को परिभाषित करते हुए कहा कि विकास जो होता है केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, अपितु इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित होता है विकास में जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं जो होती हैं प्रकट होती हैं, वही विकास होता है। विकास का सीधा सीधा मतलब होता है प्रगति से, वृद्धि से। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मानव विकास की अवस्थाएं। तो हरलाक महोदय ने मानव विकास की 2 अवस्थाएं बताई हैं, एक है जन्म से पूर्व की अवस्था और एक है जन्म के बाद की अवस्था। देखिए जब तक बच्चा जन्म नहीं लेता है तब तक 3 अवस्थाएं होती हैं बच्चे की। ऐसे पहली अवस्था होती है डिम्ब काल, डिम्बावस्था, यानी बच्चा जब एक प्रकार से एक मनुष्य के टाइप का रूप धारण करता है होता है डिम्ब काल। तो दूसरा होता है भ्रूण काल यानी कि भ्रूणावस्था, और तीसरी होती है शिशु काल। तो ये जन्म के पहले की अवस्था है कि बच्चा जन्म नहीं लिया है उसके पहले की माता के पेट में ये 3 अवस्थाएं बच्चे की होती है। इसके बाद में जन्म के बाद की अवस्थाओं की अगर बात की तो उसके कई अवस्थाएं, जैसे कि पहली अवस्था है नवजात अवस्था, नवजात काल, दूसरा है शैशव काल, तीसरा है बाल्यकाल, चौथा है वयासंधि अवस्था, पांचवा है किशोरावस्था और छठवा है आपका प्रौढ़ावस्था। तो ये 6 अवस्थाएं जन्म के बाद की और 3 अवस्थाएं जन्म के पहले की, ये बताया हरलाक महोदय ने मानव विकास की अवस्थाओं को। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है परीक्षा में प्रश्न। आगे देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मानव विकास का क्षेत्र बताएं। मानव विकास के विभिन्न क्षेत्र हैं जो कि इस प्रकार हैं, जैसे कि मानव विकास, देखें शरीर का विकास भी मानव के होता है तो भी विकास होता है, शारीरिक विकास। दूसरा होता है आपका मानसिक विकास, यानी कि मन का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास यानी इमोशन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा क्रियात्मक विकास जो है आप कुछ काम धंधा करने की जो टैलेंट होता है। भाषा विकास, आप भाषा सीखते हैं। नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास, आप जानकारी ग्रहण करते पढ़ते लिखते हैं। व्यक्तित्व का विकास, आपका चरित्र बनता है, आपका व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, शरीर, तमाम चीज़ें जो बनती व्यक्तित्व के विकास में आती है। सृजनात्मकता का विकास, कोई चीज़ आप कितना जल्दी सीख पाते हैं, उस सृजनात्मकता का विकास होता है। खेल विकास यानी खेल के मामलों में आपका विकास होता है। स्मृति का विकास, बुद्धि का विकास, कल्पना शक्ति का विकास। रुचि यानी आपकी क्या रुचियां होती हैं किसी मुद्दे के ऊपर या किसी वस्तु में आपकी रुचि ज़्यादा है किसी में कम है, तो रुचि का विकास। आत्म विकास, तो ये सारे के सारे विकास जो होते हैं मानव विकास के ही क्षेत्र हैं जो कि मनुष्य की विभिन्न अवस्थाओं में होते रहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है 15वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बढ़िया प्रश्न है, विकासात्मक कार्य क्या है। तो हैविंग हर्स्ट महोदय कहते हैं कि विकासात्मक कार्य वह कार्य है जो किसी निश्चित आयु पर व्यक्ति में प्रकट होता है और इस कार्य की सफलता से उसे प्रसन्नता तथा असफलता से दुख प्राप्त होता है और बाद में कार्यों में कठिनाई आती है। ये विकासात्मक कार्य होते हैं। विकासात्मक कार्य वह कार्य होता है जो किसी निश्चित आयु पर व्यक्ति में प्रकट होता है। विकासात्मक कार्य एक समय होता है, एक टाइम होता है जिस टाइम पर वो काम व्यक्ति को मतलब किया जाता है कि भाई ये काम करना चाहिए। तो विकासात्मक कार्य वह कार्य है जो निश्चित आयु पर व्यक्ति में प्रकट होता है और इस कार्य की सफलता से व्यक्ति को प्रसन्नता और असफलता से अगर वो काम मतलब विकासात्मक कार्य वो सीख जाता है, ठीक है,
तो उसको प्रसन्नता होती है, लेकिन अगर वो असफल हो जाता है उसमें तो उसको दुख की प्राप्ति होती है और बाद में इसी कारण से कठिनाइयों का सामना बच्चों को करना पड़ता है। तो ये विकासात्मक कार्य होते हैं। 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मध्य बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य बताएं। मध्य बाल्यावस्था में विकासात्मक कार्य क्या क्या होते हैं, बच्चे क्या क्या सीखते हैं। देखिए, पहली बात तो व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करते हैं बच्चे, पहला काम। दूसरा काम ये सीखते हैं विकासात्मक कार्य में मध्य बाल्यावस्था के बच्चे, दैनिक जीवन के लिए आवश्यक प्रत्ययों का विकास करना, साधारण खेलकूद के लिए आवश्यक शारीरिक कौशलों को सीखना, खेलकूद के बारे में जानना, स्वयं के प्रति स्वस्थ अभिवृत्तियों का निर्माण करना, ये भी मध्य बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य हैं। अपने हम उम्र के जो साथी हैं उनके साथ मेल जोल बनाना, मित्रता बनाना, ये भी विकासात्मक कार्य होता है। लिंग के अनुसार बालक और बालिका के रूप में भूमिका का निर्वाह करना, उनको पता चल जाता है मध्य बाल्यावस्था तक कि भाई कौन लड़का है कौन लड़की है, और उसके अकॉर्डिंग अपने मित्र लोग बनाते हैं। इसके अलावा पढ़ने लिखने के बुनियादी कौशलों का विकास होना, पढ़ने लिखने के बारे में अलग अलग व्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नता आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग विकास होता है, अलग 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 लोगों की बुद्धि होती है, अलग अलग माइंडसेट होता है, अलग अलग वातावरण से बच्चे आते हैं, तो उनका विकास जो होता है वो होता है, तो सब विकासात्मक कार्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 17वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रियात्मक विकास के बारे में कुछ बताएं। क्रियात्मक विकास को चालक विकास या गत्यात्मक विकास भी कहते हैं। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत हाथ पैर एवं शरीर के अन्य भागों की मांसपेशियों का समन्वय, गति और उसकी शक्ति निहित होती क्रियात्मक विकास में। हरलाक महोदय कहते हैं कि क्रियात्मक विकास का तात्पर्य मांसपेशियों की उन गतिविधियों के कंट्रोल से है या नियंत्रण से है जो जन्म के समय तथा जन्म के बाद निरर्थक या अनिश्चित हो जाती है। जैसे कि आपका अपने हाथ पर कितना कंट्रोल है कि, और आपके मतलब आपके शरीर पर आपका कंट्रोल कितना है, आप अपने शरीर को कितना यूज कर सकते हैं किसी मुद्दे पर या किसी वस्तु के लिए या किसी काम पर, तो वो होता है आपका क्रियात्मक विकास। अपने आप पर कितना नियंत्रण है आपका, अपनी आँखों पर, अपनी नाक पर, अपनी कान पर, अपने मुंह पर, ठीक है, अपनी जिह्वा पर, तो ये सब जो होता है यही क्रियात्मक विकास होता है कि बच्चे धीरे धीरे करके वो चीज़ें सीखते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्रियात्मक विकास। कुल मिलाकर के किस क्रियात्मक विकास चालक विकास या गत्यात्मक विकास भी इसको कहते हैं। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत हाथ पैर शरीर के अन्य भागों की मांसपेशियों का समन्वय, गति एवं उनकी शक्ति निहित होती है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। 18वां क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है अंतरंग मित्र क्या होते हैं। तो जब अंतरंग मित्र की बात करें तो जो बच्चे और बच्चियां किशोर होते हैं, लड़के और लड़कियां, तो किशोर अवस्था में एक या दो ऐसे मित्र बनाते हैं बच्चे जिनकी रुचियां और योग्यताएं समान होती हैं, उन्हीं के जैसे मिलती जुलती हैं, उनके विचार उनके सारी चीज़ें एक जैसी होती हैं, तो आपस में मित्र बन जाते हैं। ये एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास करते हैं मित्र, और एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं। अपने राज की बातें जो होती हैं वो उनसे बताते हैं और वो उनसे बताते हैं, और फिर उसके बाद में ना तो उनके राज वो खोलते हैं ना उनका राज वो खोलते हैं, यानी कि ये होते हैं अंतरंग मित्र। ऐसे ही मित्रों को अंतरंग मित्र कहते हैं जो इस तरीके से घनिष्ठ संबंध वाले रखने वाले किशोरावस्था के दौरान के मित्र होते हैं। उस समय होता है कि अरे कि खास करके जो बच्चे होते हैं किशोरावस्था के, लड़कियों के लड़कियां मित्र होती हैं जो अपनी सारी बातें बताती हैं उनको, और लड़कों के लड़के मित्र होते हैं स्कूलों में, अब उनकी सारी बातें बताते हैं, मतलब कि आप आपसी बातें एक दूसरे से सारी बातों को शेयर कर देते हैं। तो ना तो उनकी बात वो बताएंगे ना उनकी बात वो बताएंगे। स्कूले में अगर मारा गे मुकेश और सुरेश दो जने पढ़त रहे तो मुकेश के बाद ना सुरेश बताइए ना सुरेश के बाद मुकेश बताइए कि आज स्कूले में मुकेश मारा गे कि सुरेश मारा गे। ठीक है, ऐसे मित्र को अंतरंग मित्र कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, साथी समूह दबाव क्या होता है। तो जब मैत्री समूह के लोग अपने मित्र को एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करते हैं या कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं तो इसे साथी समूह दबाव कहते हैं। साथी समूह दबाव जो होता है दो रूपों में दिखाई पड़ता है, एक सकारात्मक यानी पॉजिटिव और एक नकारात्मक यानी निगेटिव। यानी कि मैत्री समूह के लोग अपने मित्र को एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए लगातार प्रेरित करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि 10 लोग एक समूह है, मित्र मंडली है, उसमें एक नया मित्र जो है वो भी शामिल है, तो उससे 10 मित्र जो हैं वो एक मित्र से क्या बोलते हैं कि तुमको भी सिगरेट पीना है, तुमको भी गुटखा खाना है। तो ऐसे में क्या होता है कि जबरदस्ती या तुमको उस लड़की से आकर के बात करनी है, ऐसे बहुत सारे दोस्त वगैरह करते रहते हैं। तो ये होता है साथी समूह दबाव कि आपके 10 मित्र या आप 11 मित्र थे तो 10 मित्र मिलकर के आप किसी एक मित्र पर दबाव डालें कि तुमको ये काम करना, तुमको पार्टी देनी है आज। तो फिर एक मित्र पर जब सभी लोग दबाव डालते तो उसी दबाव को साथी समूह दबाव कहते हैं।
आगे देखिएगा 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, देखिए 20वां नंबर प्रश्न है, वयः संधि अवस्था क्या होती है? वयः संधि अवस्था को यौन उत्सुक या प्यूबर्टी भी कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के प्यूबर्टस शब्द से बना हुआ है। वयः संधि अवस्था से तात्पर्य होता है संपूर्णता की ओर ले जाने वाली अवस्था। संपूर्णता की ओर ले जाने वाली अवस्था को वयः संधि अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है वयः संधि अवस्था को। एक तो पहली होती पूर्व यौन उत्सुक अवस्था, दूसरी होती यौन उत्सुक अवस्था और तीसरी होती उत्तर यौन उत्सुक अवस्था। ये 3 अवस्थाएं होती हैं जो कि वयः संधि अवस्था के नाम से जानी जाती है। यौन उत्सुक अवस्था या प्यूबर्टी अवस्था इसको कहते हैं। क्लियर, ध्यान रखेंगे। एक तो पूर्व यौन उत्सुक अवस्था यानी यौन उत्सुक अवस्था से पहले वाली, एक होती है यौन उत्सुक अवस्था यानी जिसमें एक प्रकार से यौन मतलब की जो उत्सुकता आ जाती है, संपूर्णता की ओर बच्चे बढ़ते हैं, और एक उत्तर यानी उसके बाद वाली अवस्था। ठीक है, तो 3 अवस्था में इसको बांटते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न है, महिला सेक्स हार्मोन क्या है? बताएं इसके बारे में फटाफट से। महिला सेक्स हार्मोन क्या होता है? तो महिलाओं में मुख्यतः 2 सेक्स हार्मोन होते हैं, एक होता है एस्ट्रोजन और एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये 2 सेक्स हार्मोन पाए जाते हैं महिलाओं में, ध्यान रखेंगे इस बात को। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, पूर्व किशोरावस्था के बारे में कुछ बताएं। पूर्व किशोरावस्था मतलब किशोरावस्था से पहले की अवस्था। उत्तर किशोरावस्था का मतलब होता है किशोरावस्था के बाद की अवस्था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। पूर्व माने पहले, उत्तर माने बाद में, ये ध्यान रखेंगे। तो पूर्व किशोरावस्था की बात करें तो 13 साल से लेकर के 14 साल की जो अवस्था होती है पूर्व किशोरावस्था कहलाती है। और इस अवस्था में जो है इस अवस्था में शारीरिक परिवर्तन बहुत सारे होते हैं। यह समस्या बाहुल्य अवस्था होती है, इसमें कई सारी समस्याएं आपके समक्ष होती हैं, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन भी होता है और शारीरिक परिवर्तन के कारण से सामंजस्य आपको या समायोजन संबंधी तमाम प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं किशोरावस्था में। इसी दौरान 13 से 16 वर्ष की अवस्था एक ऐसी अवस्था, अंतर्द्वंद्वों की अवस्था, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी, अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा और आपके भाइयों से आपके मित्र वगैरह बनेंगे। और इसी अवस्था में आप देखते हैं आपके अंदर मित्र बनाने की एक ललक दिखाई पड़ती है, खेलने कूदने की एक अलग जोश, लड़ने भिड़ने की शक्ति, खून गर्म होता है, लड़ाई झगड़ा खूब इसमें ध्यान आता है। ये पूर्व किशोरावस्था है और खास करके आप देखेंगे कुल मिलाकर के 18 साल तक की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था के दौरान ही आती, किशोरावस्था ही कही जाती है। आगे देखें 23 नंबर प्रश्न है, फेटल एल्कोहल सिंड्रोम क्या है? तो फेटल एल्कोहल सिंड्रोम की अगर बात करें तो जो महिलाएं गर्भावस्था में एल्कोहल का सेवन करती हैं यानी कि दारू पीती हैं जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान, उनके बच्चों में फेटल एल्कोहल सिंड्रोम हो जाता है। एक प्रकार का रोग होता है जिससे बच्चे शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाता, यानी कि शारीरिक और मानसिक विकास पर बच्चों के दुष्प्रभाव पड़ता है इस रोग में यानी फेटल एल्कोहल सिंड्रोम में। अगर आपकी माता मतलब कि मान लेते हैं कोई महिला है वो दारू पीती है गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, तो उनके बच्चों में शारीरिक और मानसिक चीज़ें दिक्कतें आएंगी, उनके विकास में भी दिक्कतें आएंगी, ये तय है। इसी को फेटल एल्कोहल सिंड्रोम कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। 24 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एड्स, HIV या एड्स क्या है? एड्स की अगर बात करें तो एड्स एक खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। एड्स से तात्पर्य है उपार्जित प्रतिरक्षा नाशक रोग समूह। एड्स का फुल फॉर्म होता है हिंदी में। यह बीमारी शरीर में HIV वायरस के संक्रमण के कारण होती है। इसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है आपकी कम हो जाती है, इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर देता है एड्स। ठीक है, HIV जो वायरस है आपका, HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इन इम्यूनिटी मतलब इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस यानी ये इम्यूनिटी सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक करता है। ठीक है, यह वायरस मनुष्यों की प्रतिरक्षा यानी कि जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको कम कर देता है, जिससे कई बीमारियां लगातार होती रहती हैं और व्यक्ति जो होता है वो रोगों से अपने शरीर की रक्षा नहीं कर पाता है और व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है इस रोग में। ठीक है, यौन संक्रमण रोग होता है ये एड्स। ठीक है, यौन संचारित रोग। 25वां प्रश्न, यौन संचारित रोग कौन कौन से हैं? तो वे रोग जो योनि सेक्स, गुदा सेक्स और ओरल सेक्स द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं वो यौन संचारित रोग कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, इसको STD बोलते हैं। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होती है ये एक प्रकार से यौन संचारित रोग इसी को कहते हैं। ठीक है,
समझ रहे हैं चीज़ों को? यानी कि अगर आप योनि सेक्स, गुदा सेक्स और ओरल सेक्स, ये 3 प्रकार के सेक्स होते हैं। तो इसके दौरान जो होता है, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है, वही व्यक्ति किसी तीसरे संपर्क में आता है, ऐसे-ऐसे तमाम प्रकार के जो है संपर्क में जाने से ये रोग हो जाता है। इन्हें गुप्त रोग या रति रोग भी कहा जाता है। रति माने प्रेम, गुप्त माने छुपा हुआ। तो गुप्त रोग या प्रेम रोग यौन संचारित रोगों को कहा जाता है। जैसे कि इन रोगों में क्लेमाइडिया रोग होता है, सिफिलिस रोग होता है, गोनोरिया, हार्पीज, ये तमाम प्रकार के रोग जो हैं यौन संचारित रोग हैं, जिसमें आपका एड्स भी यौन संचारित रोग के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सब बड़े भयानक रोग होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 26 नंबर प्रश्न है, टीएनजी प्रेगनेंसी क्या है? टीन एज प्रेगनेंसी। टीन एज आप लोग जानते होंगे क्या है? टीन एज प्रेगनेंसी जो होती है उसको किशोरावस्था की गर्भावस्था भी कहा जाता है, क्योंकि किशोरावस्था को ही टीन एज कहते हैं। समझ रहे हैं? टीन एज किसको बोलते हैं? किशोरावस्था को टीन एज बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो किशोरावस्था में अगर कोई लड़की गर्भ धारण कर लेती तो उसी को किशोरावस्था की गर्भावस्था कहते हैं। मासिक धर्म यानी जो पीरियड्स होते हैं, उसके शुरू हो जाने के पश्चात जब 12 से 19 वर्ष की लड़की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करने के बाद गर्भवती हो जाती है, तो इसे ही टीन एज प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। तो टीन एज प्रेगनेंसी जो होती है किशोरावस्था के दौरान, 12 से 19 साल के बीच की लड़की जो होती है, उसी दौरान अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, किसी लड़के के साथ वो सेक्स कर लेती है, तो ऐसी स्थिति में जो है ये होती है प्रेगनेंसी का एक प्रकार से, इसी को बोलते हैं टीन एज प्रेगनेंसी। ठीक है, किशोरावस्था की गर्भावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, 27 नंबर प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास की अगर बात की जाए, संज्ञानात्मक विकास तंत्रिका विज्ञान तथा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र होता है। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास मनोविज्ञान के अंतर्गत भी पढ़ते हैं, तंत्रिका विज्ञान के अंतर्गत भी पढ़ते हैं संज्ञानात्मक विकास को, जिसमें बच्चों के द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखना, मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो संज्ञानात्मक विकास में सीधे सीधे आपकी जानकारी बढ़ती है, आपका जो दिमाग है उसका विकास होता है, आपकी बुद्धि का विकास होता है, वही विकास संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो आपकी जानकारी में वृद्धि होना ही संज्ञानात्मक विकास का मतलब होता है। क्लियर? आगे देखें, 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नैतिकता से क्या आवश्यक? नैतिकता मतलब मोरलिटी। नैतिकता एक ऐसी मानसिक वृत्ति या मनोवृत्ति होती है जो किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति को नैतिक और चारित्रिक मूल्यों के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देती है, मोटिवेशन देती है कि आपको ये काम करना है और ये काम नहीं करना है। नैतिकता एक अर्जित गुण होता है जो परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस, समाज के द्वारा सीखा जाता है। समाज आपको ये बताता है कि आपको क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। पास पड़ोस आपको बताते हैं कि क्या काम करें, क्या काम ना करें। विद्यालय आपको बताता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परिवार भी आपका यही सिखाता है क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो जो अच्छा को सिखाता है वही मोरलिटी होती है, वही नैतिकता होती है। अच्छे कामों को करने के विचार आपको देना, नैतिकता की विचार देना होता है। नैतिकता वही होती मोरलिटी कि भाई आप अच्छे विचार हों, आप चोरी ना करें, आप डकैती ना करें, आप किसी को मारे ना, आप सबको प्रणाम करें, आप सबकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, इन भावों को आगे चल करके मतलब बढ़ाएं। ये सब नैतिकता होती है कि बड़ों का सम्मान करें, ठीक है, छोटों को दंड ना दें या छोटों को ज़्यादा गेर में ना लें। गेर में मतलब लेने का मतलब समझ रहे हैं, छोटों को ज़्यादा डांटे वांटे ना। ठीक है, तो इस तरीके के जो विचार होते हैं, नैतिकता के विचार होते हैं। अपने से बड़ों का सम्मान करें, ठीक है, अपने धर्म का पालन करें, सारी चीज़ें ये सब नैतिकता के अंतर्गत आती हैं। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका। सुपोषण क्या है? सु माने होता है सुंदर यानी कि अच्छा, पोषण माने मैंने आपको बताया था पोषण क्या होता है। पोषण में आप देखते हैं सारी चीज़ें मतलब उपस्थित होती हैं। पोषण जो होता है अच्छा, मतलब कि उसमें सारे के सारे पोषक तत्व जो होते हैं उचित मात्रा में उपस्थित होते हैं, वही होता है आपका पोषण। ठीक है, समझ में आ गया चीज़ें? तो पोषण के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि पोषण है क्या। अब सुपोषण क्या है? भोजन की वह मात्रा होती है सुपोषण तथा प्रकार जिसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व जो होते हैं आवश्यक मात्राओं में होते हैं, यानी जिससे शारीरिक विकास उचित रूप से हो सके, यानी शरीर सुविकसित हो सके, स्वस्थ रह सके और पुष्ट हो सके, जिससे शरीर की कार्य क्षमता और मानसिक क्षमता में वृद्धि हो सके, जो शरीर को रोग से रहित रख करके दीर्घायु प्रदान कर सके, वही आहार
आपका वही भोजन सुपोषण कहलाता है, वही पोषण सुपोषण कहलाता है जो इस प्रकार की चीज़ों को कर सके। कुल मिलाकर के अगर मैं आपको बताऊं तो सुपोषण का सीधा सीधा मतलब होता है जिससे ऐसा पोषण करें जो कि आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना ही भोजन लें, मतलब जितना आपको चाहिए उतना ही चीज़ों को, उतने पोषक तत्व आपको लें, ज़्यादा कैलोरी ना ले लें, ना ज़्यादा प्रोटीन ले लें। जितनी प्रोटीन की आवश्यकता है उतनी प्रोटीन लें, जितनी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है उतनी कार्बोहाइड्रेट लें, जितनी वसा की आवश्यकता है उतनी वसा लें, जितने विटामिन, जितना खनिज लवण, कितनी किसकी आवश्यकता है, ये उसके अकॉर्डिंग अगर आप भोजन लेते हैं तो वही सुपोषण होता है। यानी कि शारीरिक आवश्यकता के हिसाब से जब आहार आयोजन किया जाता है उसके दौरान जो भोजन तैयार होता है वही भोजन सुपोषण, या उस भोजन को करने की जो क्रिया होती है उसी को सुपोषण कहा जाता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा कि सुपोषण क्या होता है। एक होता है कुपोषण जिसमें क्या होता है शारीरिक चीज़ों को, अच्छा देखिए अगर आप ज़्यादा चीज़ें खा लेंगे तो भी वो सुपोषण नहीं होगा वो, ठीक है, ये बात, वो अति पोषण हो जाएगा। ठीक है, अपोषण, तो कुपोषण, सुपोषण और अतिपोषण, समझ रहे हैं, अतिपोषण मतलब बहुत ज्यादा। 30 नंबर प्रश्न है पथ्यापथ्य क्या है। पथ्यापथ्य का अर्थ होता है पोषण विज्ञान के सिद्धांतों एवं प्रबंध के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों और समूहों को उनके विभिन्न आर्थिक स्तर तथा स्वास्थ्य परिस्थितियों की दृष्टिगत रखते हुए खिलाने की कला या विज्ञान का मिश्रण जो होता है उसी को पथ्यापथ्य कहते हैं। आहार विज्ञान भोज्य पदार्थों और पेय पदार्थों का उपयोग एवं किसी रोग की अवस्था जिसमें व्यक्ति विशेष का स्वास्थ्य बना रहे तथा किसी रोग की अवस्था को रोकने एवं उसके उपचार में सहायता प्राप्त हो सके। आहार विज्ञान सामान्य आहार का गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूपांतर एवं या परिष्कृत रूप है। तो ये होता है आपका पथ्यापथ्य। आगे देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से। उपचारात्मक आहार, उपचारात्मक आहार जब कोई व्यक्ति बीमार होता है उसके बाद में उसको जो खाना वाना खिलाया जाता है वही उपचारात्मक आहार होता है। तो जब कोई व्यक्ति किसी कारण के बस बीमार पड़ जाता है या उसे गंभीर रूप से चोट लग जाती है अथवा संक्रमण रोग से ग्रसित हो जाता है, किसी संक्रामक रोग उसको हो जाता है, या चयापचय यानी कि उसके पाचन तंत्र में कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, तो उस समय रोगी के शरीर को पौष्टिक तत्वों को शोषित करने की क्षमता भी कम हो जाती है, कि वो कितना पौष्टिक तत्व लेगा वो कम हो जाता है, उसका क्षमता कम हो जाती है तथा वो तत्वों की आवश्यकता में भी परिवर्तन हो जाता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के आहार में कुछ परिवर्तन करके उसे आहार को इस प्रकार बनाया जाता है जिससे रोगी को शक्ति और क्षमता प्राप्त हो सके और रोग का उपचार भी हो सके और व्यक्ति को रोग की स्थिति में अथवा रोग के बाद स्वास्थ्य प्राप्त लाभ के लिए जो आहार दिया जाता है स्वस्थ लाभ के लिए, वही आहार उपचारात्मक आहार होता है। एक रोगी को अच्छा बनाने के लिए जो आहार दिया जाता है, एक रोग की सिचुएशन में जो आहार दिया जाता है वही उपचारात्मक आहार होता है। समझ में आ गया होगा आपके। 32 नंबर प्रश्न है स्तनपान का महत्व बताएं। तो जन्म के बाद माता का दूध बच्चे का प्रमुख भोजन होता है और यह प्रकृति की देन है जो ईश्वर का द्वारा प्रदत्त है। माता का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। आपको बता दूं दूध सेवन के कई सारे फायदे होते हैं, स्तनपान करवाने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। अगर जो माताएं स्तनपान करवाती हैं उनके लिए बहुत भी फायदा है और बच्चों के लिए तो बहुत फायदा होता ही है। जैसे कि दुग्धपान से शिशु के मुंह का व्यायाम हो जाता है, पहली बात, और मुंह और जबड़ा और चेहरे की जो मांसपेशियां होती हैं वो अच्छे तरीके से उसकी विकसित होने लगती हैं बच्चे की, पहली बात। दूसरी बात ये कि विटामिन सी और थायमीन पूर्ण रूप से माता के दूध में प्राप्त होते हैं। अलग दूधों में आपको विटामिन सी नहीं मिलते हैं लेकिन माता के दूध में विटामिन सी और थायमीन यानी कि विटामिन बी दोनों अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। स्तनपान कराने से माता और शिशु दोनों ही संतुष्टि का अनुभव करते हैं और दोनों के भावात्मक संबंध जो होते हैं दुग्धपान से सुदृढ़ हो जाते हैं। आजकल अपने मम्मी से लोग झगड़ा करते हैं, माताओं से झगड़ा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो निप्पल पी रहे हैं, वो डिब्बे का दूध पी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनमें संबंध नहीं बन पाता है। माता की जो वात्सल्य ममता तब बढ़ती जब वो अपना दूध पिलाती बच्चे को, ठीक है। इसके अलावा शिशु का जो है सकिंग रिफ्लेक्स दुग्धपान के द्वारा संतुष्ट हो जाता है। इसके अलावा जो इसके अलावा माता का दूध आसानी से मिल भी जाता है और इसके अलावा दुग्ध या दूध जो होता है माता का वो शिशु की पाचन क्षमता के अनुकूल होता है। माता का दूध अत्यंत शुद्ध और जीवाणुओं से रहित होता है। माता का दूध पीने वाले जो शिशु होते हैं उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, अधिक पाई जाती है और उनसे बच्चे रोगी नहीं होते हैं। आजकल के बच्चे हमेशा रोगी रहते हैं क्योंकि वो अपनी माता का दूध नहीं पीते, गाय भैंस का दूध पीते हैं, इससे दिक्कत होती है उनको। माता के दूध में किसी भी प्रकार के दूषित पदार्थ या मिलावट का भय नहीं रहता है, तो इसके कारण से वो एकदम से शुद्ध होते हैं।
और माता के दूध के पिलाने में कोई तैयारी नहीं करनी होती है, उसे संभाल कर रखने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो वो एक प्रकार से चूंकि प्रकृति प्रदत्त होता है, तो वो सबसे बेटर और सबसे अच्छा दूध माना जाता है अपनी माता का दूध। ठीक है, अब आप गाय भैंस का दूध बच्चे को पिलाएंगे तो वो एक प्रकार से उसकी बीमार तो होगा, तय है कि वो बीमारी उसके होगी। तो स्तनपान का बड़ा महत्व है। ठीक है, उसकी पाचन शक्ति के अनुकूल उपयुक्त समस्त पोषक तत्वों से युक्त होता है, जो शिशु की शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, संक्रमण से शिशु की रक्षा करते हैं। माँ का दूध बच्चे को संतुष्टि प्रदान करता है। तो ये तमाम प्रकार के महत्व हैं माता के दूध पीने से। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 33 नंबर प्रश्न है, पूर्व सालीय अवस्था में पोषण। पूर्व सालीय अवस्था का मतलब क्या होता है? देश की समृद्धि बुनियादी शिशु और बालक की स्वस्थ स्वास्थ्यता पर टिकी हुई है। अतः पूर्व सालीय बालकों को पोषण की दृष्टि से देखना आवश्यक होता है। इस अवस्था में प्राप्त पोषण अथवा अन्य परिस्थितियां उसकी भविष्य निर्माणक होती हैं। और पूर्व पूर्व सालीय अवस्था बालक की विकास एवं वृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जाती है। शैशवावस्था के उपरांत पूर्व प्राथमिक बच्चे का स्वास्थ्य एवं विकास उचित पोषण पर ही निर्भर करता है। और उचित पोषण से तात्पर्य होता है कि समस्त भोज्य तत्वों की निर्धारित मात्रा, मतलब उचित मात्रा में हो। पौष्टिक तत्वों की मात्रा भोज्य पदार्थों की विशिष्ट मात्रा से प्राप्त करनी पड़ती है, अन्यथा बालक में रोग संक्रमण होना, वृद्धि और विकास की कमी दिखाई पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो चेहरे पर उत्साह और तेज ना रहना आदि कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती। तो ऐसी स्थिति में ये चीजें जरूरी होती हैं। ठीक है, तो पूर्व सालीय अवस्था की बात की तो भारत में सालीय आहार कार्यक्रम जो चलता है, इसको एसएलपी बोलते हैं। भारत में 1952 ईस्वी में सालीय आहार कार्यक्रम एसएलपी कई शालाओं में प्रारंभ किए गए, किंतु आहार प्राप्ति के साधन और भोजन संबंधी आदतों में व्यापक भिन्नता के कारण से भारत में यह समान रूप से आयोजित नहीं किया गया। क्योंकि अब आहार नियोजन एक हद तक ही सही माना जाता है, बहुत बड़े बड़े लोग ही ऐसा कर पाते हैं, और आम नागरिकों के लिए ऐसा कर पाना दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति की रुचि के अकॉर्डिंग भोजन बने, नाप जोख करके भोजन बने। वैसे आम घास बनता है, लोग खाते हैं गाँव में। ठीक है, कुछ भी नहीं देखा जाता कि क्या खाना क्या नहीं खाना, जो जिस दिन मन आया उस दिन बना दिया, कोई मेनू वेनू नहीं चलता है गाँव वगैरह में। मैं आपको अपने घर की हाल बता दूं कि जैसे कोई मेनू वेनू नहीं होता है, जैसे जो बन रहा है वही खाओगे, जो मिलेगा जो बनेगा वही मिलेगा। अब आपको कुछ दूसरा खाना तो आप बाहर जा करके खा लो। तो ये अब गाँव वगैरह में नहीं चल पाता है कि भाई ज़्यादा आहार नियोजन इतना ज़्यादा पूरा कि भाई भाई जैसे 4 भाई मैं हूँ, तो अब मान लेते हैं हमारे बड़े भैया को जो है गाजर की सब्जी खानी हुई, हमको मान लेते हैं जो है आलू भरा पराठा खाने का मन हो गया, हमारे जो है और जो छोटे भाई हैं उनको खाने का मन हो गया, मान लेते हैं करेला की सब्जी खाने का पसंद हो गया, किसी को गोभी की सब्जी खाना है, तो आपका गोभी की सब्जी, करेला की सब्जी, आलू भर के पराठा, और एक प्रकार से गोभी की सब्जी का एक ही टाइम में 4 सब्जियां बनेगी। तो ऐसे में तो सब नष्ट हो जाएगा पूरा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो जैसा बन रहा है वैसा लोग खा रहे हैं, कोई ये रुचि उची का कोई ध्यान नहीं देता। हालांकि ये एक व्यवस्थित क्रम होता है, जिसको अगर बड़े बड़े लोग जो होते हैं शहरों में लोग ऐसा करते हैं। देखिए, मद्रास में पहली बार 1200 हरिजन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील कार्यक्रम जो है शुरुआत की गई उसके। और उसके पश्चात आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल में ये प्रोग्राम चलाए गए। आजकल इस योजना से 1 करोड़ से अधिक बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें 30 औंस पका हुआ प्रोटीन युक्त भोजन, जिसे बाल आहार कहते हैं, प्रत्येक बच्चे को दिया जाता है। इसमें मक्के का आटा 12 औंस, सूजी 1 औंस, सोयाबीन का आटा 1 औंस और दूध का पाउडर 1 औंस मिला करके इन सभी को उपमा के रूप में दिया जाता है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य प्रत्येक बढ़ते बच्चों को पूर्णतः पौष्टिक तत्व प्रदान करना होता है। तो ये भारत में सालीय आहार कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है। ठीक है, एसएलपी बोलते हैं सालीय आहार कार्यक्रम को। आगे देखिएगा, 35 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था में आहार। किशोरावस्था के आहार में दूध और दूध से बने पदार्थों की प्रतिदिन कम से कम 4 कप की मात्रा अवश्य होनी चाहिए। 4 कप दूध या दूध से बने पदार्थ आपको लेना चाहिए। दूध के अभाव में अगर दूध आपको नहीं मिला तो सोयाबीन और मूंगफली आदि से प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति हो जानी चाहिए। तो अगर दूध कम मिल रहा है तो सोयाबीन और मूंगफली लें ताकि प्रोटीन आपको मिलती रहे।
भोजन पौष्टिक और संतुलित होना चाहिए। तलने भुनने की क्रियाओं का कम प्रयोग होना चाहिए। मसालों का प्रयोग भी अधिक ना हो तो अच्छा होगा। भोजन की विविधता भोज्य पदार्थों को तैयार करने की विधियों में आकर्षण को बढ़ाती है। तो इस तरीके से अनाजों के वर्ग को तीनों समय के आहार में शामिल करना आवश्यक है, चाहे वह रोटी, दाल, दलिया, खिचड़ी, मैक्रोनी के रूप में हो या मिठाई, कॉर्न फ्लोर, मटरी और बिस्किट आदि के रूप में हो। हरी पत्तेदार तरकारियां और पीली तथा अन्य सब्जियों का भी आहार में विशेष स्थान होता है किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था में चूंकि शरीर आपकी बन रही होती है, आपका शरीर जो ऊतक होते हैं, मांसपेशियां होती हैं, उनका निर्माण हो रहा होता है। ऐसी स्थिति में आपको प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो प्रोटीन आपको उस समय लेनी चाहिए। बच्चों को प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत होती है। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न है, प्रौढ़ावस्था में पोषण कैसा होना चाहिए। प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति अपना स्वतंत्र जीवन शुरू कर देता है और वह अपनी गृहस्थी और बच्चों के पालन पोषण की चिंता करता है, और उसे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बनाना होता है। कभी कभी आर्थिक कठिनाइयां भी इसी समय आपको देखने को मिलती हैं प्रौढ़ावस्था में। अतः अपने भोजन में कमी करके जैसे तैसे अपनी आय में संतुलन रखते हैं बच्चे मतलब लोग, और जिससे वे अपना स्वास्थ्य भी खो बैठते हैं और चिकित्सक और दवाई पर ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अपने बच्चों के लिए लोग जो है बचाने के चक्कर में लगातार दिन रात काम करते हैं और इतनी ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं कि भाई उनकी तबीयत खुद खराब हो जाती है। फिर वो जितनी रुपया उन्होंने बचाया नहीं है उससे ज़्यादा वो खर्च कराते हैं डॉक्टर के यहाँ पर जा करके। यदि उन्हें अपने स्वास्थ्य व संतुलित आहार के महत्व का ज्ञान हो जाए, जिससे वे अपने खाद्य पदार्थों द्वारा आहार को संतुलित बना सकें, तो उनका जीवन अधिक सुखी और सहज और संपन्न हो सकेगा। अगर वो ऐसा करेंगे तो बड़ा फायदा होगा। प्रौढ़ावस्था में यद्यपि वृद्धि का कार्य नहीं रहता है, किंतु टूटे फूटे कोषों की मरम्मत के निर्माणात्मक एवं सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता रहती है। प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा संबंधी आवश्यकता में भिन्नता पाई जाती है। अतः प्रौढ़ावस्था में पोषण और आहार की जरूरत व्यक्ति की कार्य स्थिति, लिंग भेद और रहन सहन, मौसम और जलवायु के पर डिपेंड करता है कि कैसा व्यक्ति है, किस तरीके काम करता है, ठीक कितना उसकी आवश्यकता, उसके अकॉर्डिंग उसको सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। हालांकि प्रोटीन की मात्रा आप कम कर सकते हैं, लेकिन आप कैलोरी की मतलब कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा, इसके अलावा आप विटामिन की मात्रा, खनिज तत्वों की मात्रा आप कम नहीं कर सकते, वसा की मात्रा आप कम नहीं कर सकते इस समय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, श्रमिक हेतु प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता कितनी होनी चाहिए। एक काम करने वाले व्यक्ति, तो श्रमिक व्यक्ति को अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि वो काम करता है, काम करने में ऊर्जा की खपत होती है, कैलोरी की खपत होती है। तो मजदूर के अधिक परिश्रम करने के फलस्वरूप उसकी ऊर्जा की मांग भी बढ़ जाती है, क्योंकि इस वर्ग का व्यक्ति दिन भर कड़ा परिश्रम करता है, जिसके कारण से उसके शरीर से अधिक ऊर्जा की खपत हो जाती है। अधिक परिश्रम करने के कारण से उसकी आधारीय चयापचय दर भी अधिक हो जाती है, जिससे उसकी कैलोरी की मांग बढ़ जाती है। आईसीएमआर जो है 2010 में उसके आईसीएमआर ने बताया कि एक पुरुष मजदूर को 3490 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक दिन में, और एक महिला मजदूर को 2850 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है भोजन में। तो अगर इतना नहीं प्राप्त होता तो आप समझ लीजिए कि वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा, वो धीरे धीरे चल करके कुछ बीमारी होगी उसको, या तमाम प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, तमाम प्रकार की समस्याएं आएंगी, थकावट महसूस होगी उसको। लेकिन अगर वो 3490 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है एक दिन में, ठीक है, और 2850 कैलोरी जो है महिलाएं प्राप्त करती हैं जो दिन भर काम करती हैं, तो उनका बराबर हो जाता है। जितना काम किए, जितना ऊर्जा उनकी नष्ट हुई, उतना ऊर्जा की पूर्ति हो जाती है। तो इतना उनको ऊर्जा की आवश्यकता एक दिन में चाहिए, उतनी कैलोरी चाहिए उनको। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गर्भावस्था में विटामिन की आवश्यकता कितनी होनी चाहिए। गर्भावस्था के दौरान विटामिन की आवश्यकता ऊर्जा की आवश्यकता के अनुसार बढ़ जाती है। बच्चे के जन्म के समय उसके यकृत में विटामिन ए की उपस्थिति होती है, अतः इस समय विटामिन ए अधिक मात्रा में लेना चाहिए। विटामिन ए की कमी से वृद्धि और आंखों पर प्रभाव पड़ सकता है, तो विटामिन ए जो है आपको वृद्धा मतलब गर्भावस्था में ज़्यादा लेनी चाहिए। थायमीन 0.2 मिलीग्राम आपको लेनी चाहिए, थायमीन मतलब विटामिन बी। इसके अलावा 0.3 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन और 2 मिलीग्राम आपको नाइसिन, ये भी विटामिन है। अतिरिक्त मात्रा में आपको आईसीएमआर के द्वारा लेनी चाहिए। अतिरिक्त मात्रा मतलब कि जितना आप लेती हैं उससे 0.2 मिलीग्राम ज़्यादा लें थायमीन, 0.3 मिलीग्राम ज़्यादा आप राइबोफ्लेविन लें, 2 मिलीग्राम आप नाइसिन ज़्यादा लें, अतिरिक्त मात्रा में लें। ठीक है, जितना आप डेली लेती थी पहले अवस्था में उससे ज़्यादा आप लें अगर आप गर्भावस्था के दौरान हैं। ठीक है, ये प्रस्तावित है आईसीएमआर के द्वारा।
फोलिक एसिड 50 से 200 माइक्रोग्राम अतिरिक्त मात्रा में लेना चाहिए इस दौरान। विटामिन भी विटामिन भी कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक है। विटामिन सी रक्त के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ठीक है, और यह आरबीसी के निर्माण में भी सहायक है विटामिन सी। अतः विटामिन सी आहार में पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित किया जाना चाहिए इस दौरान। तो विटामिन की इतनी आवश्यकता होती है गर्भावस्था के दौरान, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, यहाँ पर विटामिन बी कर लेंगे। यहाँ पर विटामिन बी जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। 39 नंबर प्रश्न है, संवेगात्मक विकास से आप क्या समझते हैं? संवेगात्मक विकास मतलब होता है इमोशनल डेवलपमेंट। आप जाने कि भाई कौन प्रेम है, क्या घृणा है, क्या दुख है, क्या सुख है, क्या रोना, क्या धोना, क्या होता है, ये सब संवेग होते हैं, इमोशन होते हैं। नवजात शिशु संसार में असहाय और शक्तिहीन प्राणी के रूप में जन्म लेता है। उसको अपनी सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु अपने माता पिता पर निर्भर रहना पड़ता है। और इस अवस्था में बालकों के अंदर कुछ संवेग यानी कुछ इमोशंस जो होते हैं वो डेवलप होते हैं। क्या डेवलप होते हैं भैया? इमोशंस का प्रादुर्भाव होता है, जैसे क्रोध आना, भय यानी डर लगना, प्रेम हो जाना। शैशवावस्था में बालक अपनी ईर्ष्या की भावना को रो करके, हाथ पर पटक करके, बाल खींच करके, कपड़े को फाड़ करके, जमीन पर लौट करके प्रदर्शित करता है। लेकिन बाल्यावस्था में वह बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करके अथवा रो करके इसको व्यक्त करता है। किशोरावस्था में जो क्रोध होता है, उस क्रोध किशोरावस्था में ईर्ष्या की भावना कभी कभी प्रतिशोध में बदल जाती है। मैकडुगल, स्काउट तथा अन्य मनोवैज्ञानिकों का कथन है कि संवेग में क्रियात्मक वृत्ति होती है। संवेग जो होते हैं उसके कारण से लोग क्रियात्मक क्रियाएं करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको किसी ने कुछ कहा, अब तुरंत क्या होता है, आप रिएक्शन देते हैं उसको, चाहे गाली देते हैं, चाहे आप उसको मारते हैं, चाहे आप जो है कुछ करते हैं, कुछ आपका संवेग जो होते हैं, आप गुस्सा होते हैं तो कुछ ना कुछ करते हैं, आप प्रेम करते हैं तो कुछ ना कुछ क्रियात्मक चीजें होती हैं। तो भाव जब संवेग का रूप धारण कर लेते हैं तो उनका वेग व्यक्तियों की क्रियाओं में अभिव्यक्त होने लगता है। ये एक प्रकार से बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन तो होना है। अगर आपके अंदर कुछ भाव आवेश आएगा तो उस आप जाहिर सी बात है आप कुछ क्रियात्मक चीजें करेंगे, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताएं क्या है। संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में बताऊं तो जीन पियाजे एक अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की प्रमुख 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। जीन पियाजे ने बताया कि प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है और एक अवस्था में विकसित संज्ञानात्मक संरचना आने वाली अ, आगे आने वाली अवस्थाओं में बदल जाती है और किसी अवस्था विशेष में बालक के भीतर पाए जाने वाले जो समस्त ज्ञान, विचार और व्यवहार होते हैं उनके संगठन से एवं समुच्चय निर्मित होता है, जिसे स्कीमा कहा जाता है। स्कीमा का विकास बालक के द्वारा अर्जित अनुभव और परिपक्वता पर अवलंबित होता है। यह संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। संज्ञानात्मक अवस्था की जीन पियाजे के द्वारा बताई गई 4 जो अवस्थाएं विकास की, वो कौन कौन सी, थोड़ा उसको जान लेते हैं। वो अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था है संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था स्थूल संक्रिया की अवस्था और चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं होती हैं जीन पियाजे के अकॉर्डिंग संज्ञानात्मक विकास की, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में कुछ बताएं। वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधी समस्या, तो लगभग प्रत्येक वृद्ध व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी विशेष समस्या रहती है, जिसका संबंध जो होता है उसके पूर्व के पोषण से निश्चित रहता है। और आपको बता दूं कि वृद्धावस्था में स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं आती हैं बहुत सारी हैं। स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याओं का प्रभाव पाचन से रिलेटेड है। अब वृद्धावस्था में अब अभिशोषण, भूख में कमी, चयापचय में कमी इत्यादि के रूप में दिखाई पड़ती है वृद्धावस्था में, जिसमें पोषक तत्वों की कमी आहार में ना होकर के पाचन प्रणाली के द्वारा शरीर में निर्मित हो जाती है। जोड़ों की बीमारी आपको वृद्धों में देखने को मिलती है। गठिया वृद्ध व्यक्ति को कमजोर बना देती है। तो गठिया व्यक्ति को बाजार जाने वृद्ध व्यक्ति को बाजार जाने की क्षमता जो होती है खत्म कर देती है उसकी। भोजन पकाने की प्रक्रिया और खा सकने की क्रियाओं को प्रभावित करती है। हार्मोन्स का असंतुलित होना
कई समस्याओं को उत्पन्न करता है। इसके अलावा जिससे वृद्ध व्यक्ति में पाचन संस्थान और हृदय संबंधी रोग जो होता है बहुत बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, रक्तहीनता, रक्तचाप, मधुमेह जैसी तमाम बीमारियां विकसित हो जाती हैं। अतः इस अवस्था में इनका उपचार भी साथ साथ किया जाना चाहिए, तभी ठीक बात है, अन्यथा जो है ज़्यादा दिन व्यक्ति नहीं जी पाता है। ठीक है, तो ये सब बीमारियां जो होती वृद्धावस्था के दौरान आती हैं, इनका साथ साथ उपचार कर लेना बहुत जरूरी होता है। तो वृद्धावस्था की ये सारी समस्याएं थी स्वास्थ्य से रिलेटेड। आगे देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बालक का सामाजिक विकास। तो बालक अपनी आवश्यकताओं हेतु दूसरों पर आश्रित रहता है, क्योंकि बालक जन्म के समय अत्यंत असहाय अवस्था में होता है। लेकिन जैसे जैसे बालक का विकास होता चला जाता है, उसमें आत्मनिर्भरता निरंतर बढ़ती रहती है। यद्यपि जीवन भर वह दूसरों की सहायता या संपर्क के बिना अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ जरूर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर व्यक्ति किसी न किसी दूसरे पर या तीसरे पर आश्रित होता है, लेकिन आश्रित जरूर होता है, लेकिन कुछ आत्मनिर्भर जरूर हो जाता है बड़े होने पर। तो बच्चे जो होते हैं वो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं होते, मतलब कि वो पूर्ण रूप से दूसरों पर निर्भर होते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो कुछ मात्रा में दूसरों पर निर्भर करते हैं। प्रत्येक सामाजिक प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। बालक के संपूर्ण विकास पर सामाजिक संपर्क का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस बालक को समाज तथा समूह से बहिष्कार का सामना करना पड़ता है, उसका व्यक्तित्व बड़ा ही संकुचित हो जाता है। अगर सामाजिक बहिष्कार हो जाता है, समूह से बहिष्कार हो जाता है किसी भी व्यक्ति का, तो फिर वो समझ लीजिए कि उसका जी पाना उतना ज़्यादा मतलब कि उतना ज़्यादा सरल नहीं हो पाता है, उसका जीवन बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि आप जिस समाज से जुड़े थे और जो समाज आपको हर एक चीज़ में मदद करता था, वही समाज आपका साथ छोड़ दे, तो फिर आपको कठिनाइयों का सामना जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न, संज्ञानात्मक प्रक्रिया की विशेषताएं बताएं। तो व्यक्ति की सभी संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हमेशा व्यक्तिगत होती हैं। व्यक्ति के विचारों को किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करते समय प्रत्यक्ष रूप से जाना नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संबंध में हम तभी जान पाते हैं जब वह बोलकर, लिखकर या कार्य संपादित करके अपनी भावना या हम को बताता है, हमारा ध्यान अपनी ओर खींचता है, तब हम जान पाते हैं। हम स्वयं अपने ही विचारों को सीधे नहीं जान पाते हैं, और हम उन्हें उसी प्रकार जानते हैं जिस प्रकार उनके संबंध में अन्य व्यक्तियों की जानकारी होती है। संज्ञान के अंतर्गत जैसे जो है आतंक संज्ञान के अंतर्गत अनेक मानसिक प्रक्रियाएं निहित होती हैं, जैसे कि स्मृति, याददाश्त, कल्पना यानी कि इमेजिन करना, प्रत्यक्षीकरण, तर्क यानी कि किसी प्रत्यक्षीकरण मतलब अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रखना या अपनी बातों को बताना, जो आंतरिक बातें उनको बाहर निकालना, तर्क करना, चिंतन करना, ये सब जो होते हैं संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं हैं ये सब। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 44 नंबर, भाषा और वाणी क्या होती है। भाषा जो होती है संप्रेषण का एक लोकप्रिय माध्यम है। आप अपनी बातों को, अपने विचारों को भाषा के माध्यम से ही दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के माध्यम से ही विचारों को व्यक्त किया जाता है। बालक का सामाजिक विकास भाषा पर ही आधारित होता है, क्योंकि समाज का संबंध होता है भाषा पर ही आधारित होता है। कोई ना कोई समाज, मतलब किसी न किसी समाज में किसी न किसी रूप में कोई ना कोई भाषा जरूर रहती है। बिना भाषा के समाज का निर्माण नहीं हो पाता। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अपनी बोलियां भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो भाषा ही बालकों की ज्ञान वृद्धि करती है और यह विकासात्मक क्रियाओं के लिए भी आवश्यक मानी जाती है भाषा। इसके द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को व्यक्त करते हैं भाषा के द्वारा, और हम एक दूसरे की भावनाओं को, अंतर चीज़ों को, जो आंतरिक चीज़ें हैं उनको जान पाते हैं, समझ पाते हैं भाषा के माध्यम से। लेकिन वाणी जो होती है, वाणी एक प्रकार की भाषा ही होती है जिसमें ध्वनि अथवा शब्दों के माध्यम से अर्थ स्पष्ट किया जाता है। बालक के द्वारा उच्चारित हर एक ध्वनि वाणी के अंतर्गत नहीं आती जब तक वह स्नायु पेशी तंत्र का नियंत्रण विकसित नहीं हो जाता, जिससे कि स्पष्ट एवं नियंत्रित ध्वनि उत्पन्न हो सके। उसके शाब्दिक उच्चारण केवल ध्वनि मात्र रह जाते हैं, जिन्हें वाणी नहीं कहा जा सकता। वाणी तब आप कहेंगे जो शब्द विन्यास से हो, जैसे कि ऐसे कबूतर बोला बच्चे ने तो वो वाणी है, लेकिन उसने बोला आ वो मो, ऐसे बोलते नहीं बच्चे, रोते हैं, तमाम प्रकार की आवाज़ें निकलती, तो वो वाणी नहीं होगी, वो केवल ध्वनियाँ होती हैं। जिन शब्दों का उच्चारण बालक करता है उसका आशय उसे ज्ञात होना चाहिए। जिन वस्तुओं हेतु शब्दों का उच्चारण करता है बच्चा, अगर उनके संबंध में बच्चा वो जानता है कि मैं क्या रहा हूँ, तो वो वाणी हो जाती है। ठीक है, उनसे संबंध स्थापित करने की योग्यता उनमें होनी चाहिए, तभी वो वाणी कहलाएगी। अगला प्रश्न 45 नंबर, ICMR के अनुसार
क्रियाशीलता के आधार पर कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति काम करने वाला है तो उसके लिए कैसी व्यवस्था होनी चाहिए। देखें, अगर कोई व्यक्ति बहुत कम काम करने वाला है, स्त्री है, तो उसको 1875 कैलोरी एक दिन में लेना चाहिए। अगर व्यक्ति जो है कम क्रियाशील है, पुरुष है, तो 2425 कैलोरी एक दिन में उसको ऊर्जा लेनी चाहिए। सामान्य क्रियाशील व्यक्ति है तो 2225 कैलोरी ऊर्जा एक दिन में चाहिए उसको, मतलब महिला को, और पुरुष को 2875 कैलोरी एक दिन में ऊर्जा चाहिए अगर वो सामान्य काम करने वाला व्यक्ति है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा काम करता है, नहीं अत्यधिक क्रियाशील व्यक्ति है, तो 2925 कैलोरी एक दिन में महिला को चाहिए ऊर्जा की आवश्यकता, और 3800 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक दिन में पुरुष को, अगर वो ज़्यादा क्रियाशील है। ठीक है, तो ये ICMR के द्वारा क्रियाशीलता के आधार पर कैलोरी की आवश्यकता को बताया गया है। आगे देखिए, 46 नंबर प्रश्न है, गर्भावस्था में कैलोरी तथा प्रोटीन की कितनी मात्रा बढ़ाई जाती है, ये बताएं। तो कैलोरी की मात्रा कितनी बढ़ाई जाती है गर्भावस्था के दौरान, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। देखें, कैलोरी प्लस 300 किलो कैलोरी एक दिन में आपको बढ़ा देनी चाहिए। अगर गर्भावस्था के दौरान है महिला तो 300 कैलोरी ऊर्जा आप ज़्यादा दें। इसके अलावा अगर बात की प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है 15 ग्राम प्रोटीन एक दिन में आप ज़्यादा लें। अगर आप गर्भावस्था के दौरान से गुजर रही तो 15 ग्राम प्रोटीन और 300 कैलोरी ऊर्जा एक दिन में आपको बढ़ोतरी कर देनी चाहिए गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में। ठीक है, आगे देखेंगे 4 नंबर प्रश्न, धात्री अवस्था में, यानी कि जब माताएं जो दूध पिलाती हैं बच्चों को, उस स्थिति में उसी को धात्री अवस्था बोलते हैं, कि यानी कि स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं वो धात्री अवस्था होती है उनकी। धात्री अवस्था में कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। धात्री अवस्था के दौरान आप देखें, कैलोरी की अगर बात की है तो अगर धात्री अवस्था यानी कि 0 से 6 महीने की स्थिति में अगर आप हैं तो 550 कैलोरी आपको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है सामान्य से। अगर आप 6 से 12 मंथ के भीतर आप बच्चा हो गया है आपका, तो आप मतलब कि 400 कैलोरी एक दिन में ऊर्जा ले सकती हैं। ठीक है, प्रोटीन की बात की जाए तो अगर 0 से 6 महीने का बच्चा है, दूध पीता है, तो 25 ग्राम आप एक दिन में प्रोटीन अधिक बढ़ा सकती हैं। अगर 6 से 12 महीने का बच्चा हो गया है तो आप 18 ग्राम प्रोटीन एक दिन में बढ़ा सकती हैं। जितना आप लेती थी पहले उससे 18 ग्राम ज़्यादा प्रोटीन लें, और उससे 25 ग्राम प्रोटीन ज़्यादा लें अगर 6 महीने से नीचे का बच्चा है तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये धात्री अवस्था के दौरान कैलोरी और प्रोटीन की मात्रा होती है। आगे देखिएगा, 48 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कैलोरी की परिभाषा दीजिए। तो एक कैलोरी का अर्थ उस ऊर्जा से होता है जो कि 1 किलोग्राम पानी का तापक्रम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा। मतलब कि अगर 1 किलोग्राम पानी, उसको गरमाने में जितनी उष्मा या जितनी ऊर्जा की खपत होती है उसी को कैलोरी बोलते हैं, 1 कैलोरी। ठीक है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं या KCl से प्रदर्शित करते हैं, 2 इसके प्रतीक हैं। कैलोरी ऊर्जा नापने की इकाई होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, एक्टोपिक गर्भावस्था क्या है, फटाफट से आप बताएंगे, बढ़िया प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। एक्टोपिक गर्भावस्था क्या है। विरेचन के बाद जब शिशु का विकास गर्भाशय में ना होकर के फैलोपियन ट्यूब में होने लगता है तो इसको एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। इससे फैलोपियन ट्यूब कटने का डर लगातार बना रहता है, तो ये अवस्था एक्टोपिक गर्भावस्था कहलाती है, ध्यान रखेंगे इस बात को। 50वां प्रश्न है, पूर्व बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य बताएं। तो पूर्व बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य की बात की तो विकासात्मक कार्य हैबिंगस्टर के द्वारा दिए गए हैं। पूर्व बाल्यावस्था के विकासात्मक कार्य कहीं जैसे कि चलना सीखना, ये पूर्व बाल्यावस्था का काम है, क्रियात्मक कर्म है। ठोस भोज्य पदार्थ ग्रहण करना सीखना, ये भी क्रियात्मक कार्य है। भाषा सीखना, मलमूत्र पर नियंत्रण सीखना, माता पिता भाई बहन और अन्य व्यक्तियों के साथ संवेगात्मक संबंध बनाना, ये सब जो होता है विकासात्मक कार्य होते हैं पूर्व बाल्यावस्था के दौरान। बच्चा जो होता है, कभी कभी जो बच्चे होते हैं जो पेशाब वगैरह वो मतलब कि जान नहीं पाते और कर देते हैं बिस्तर वगैरह पर, या आप कभी उनको खिला रहे होते हैं, उनको लाड़ प्यार कर रहे होते हैं, उस समय बच्चे आपके ऊपर सूसू कर देते हैं, तो फिर वो कब सीखते हैं कि भाई कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, वो कंट्रोल उनका पूर्व बाल्यावस्था में आता है, तो एक विकासात्मक कार्य होता है वो। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 51 नंबर प्रश्न है, संवेगात्मक संतुलन प्राप्त करने के तरीके बताएं। संवेगात्मक संतुलन प्राप्त करने के क्या तरीके होते हैं। देखें, संवेगात्मक संतुलन प्राप्त करने के कई तरीके होते हैं, दमन, शोधन, इसके अलावा अध्यवसाय, रेचन, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, मार्गांतरीकरण। तो संवेगात्मक संतुलन तमाम प्रकार के आप बना सकते हैं। कभी कभी क्या करते हैं आप कि भाई कि कोई आप इमोशन आप कभी कभी
कोई मुद्दा आता है तो उससे आप हट जाते हैं या उसकी स्वतंत्र व्यक्ति उस पर अपना स्वतंत्र वक्तव्य रखते हैं, कभी कभी आप उसका दमन कर देते हैं मुद्दे का। तो तब कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ये संवेगात्मक संतुलन के तरीके होते हैं जिससे आप या तो मुद्दे से बच सकते हैं या फिर उलझ सकते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, विकास से आप क्या समझती हैं, बताएं। बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। विकास से आप क्या समझती हैं? तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु प्रयत्न तक अविराम गति से चलती रहती है, हमेशा होती रहती है। हरलाक महोदय कहते हैं कि विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुपात परिवर्तन से समानुगत परिवर्तन से होता है, जो परिपक्वता के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर लगातार आगे बढ़ता रहता है। कलिन मतलब कि मुनरो कहते हैं विकास की परिभाषित करते हुए कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूण अवस्था से लेकर के प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, विकास के नाम से उसी अवस्था को जानते हैं। तो विकास मुख्य रूप से अगर व्यापक धरातल पर विकास को रख करके देखें तो जब तक व्यक्ति जब से पैदा होता है, जब तक मर नहीं जाता, तब तक व्यक्ति सीखता रहता, तब तक उसका विकास होता रहता है। तो ये होता है आपका विकास। 53 नंबर प्रश्न है, विकास मतलब क्रियात्मक विकास के पर कौन कौन से प्रकार होते हैं? क्रियात्मक विकास के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं, एक तो संवेदात्मक विकास और एक होता है शारीरिक क्रियात्मक विकास। संवेगात्मक विकास में ऐसे 5 संवेदी अंग होते हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इनका विकास होना, ठीक है, इनकी क्वालिटी में और इनकी क्वांटिटी में विकास होना। शारीरिक क्रियात्मक विकास में जैसे मांसपेशियों का विकास, जैसे कि टांग बढ़ रही है आपकी, भुजाएं बढ़ रही हैं, आपका हाथ बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें हम जैसे कि इसकी दो छोटी पेशियों का विकास, जैसे उंगलियां बढ़ती हैं आपकी, तो छोटी पेशियां उंगलियां, बड़ी पेशियों में जैसे टांगे हाथ आपके बढ़ रहे हैं, छोटी पेशियों में उंगलियां आपकी अंगूठे बढ़ रहे हैं छोटे छोटे। तो ये सब आपके विकास के क्रियात्मक विकास के प्रकार हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो क्रियात्मक विकास दो प्रकार का होता है, एक शारीरिक क्रियात्मक विकास, एक संवेगात्मक क्रियात्मक विकास। क्लियर? ध्यान रखेंगे इस बात को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है आप सभी के लिए। इन सभी प्रश्नों को आप रट डालिएगा, एक बार वीडियो दोबारा से फिर से देख लीजिएगा, आपका सारा डाउट जो होगा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो गृह विज्ञान BA तृतीय सेमेस्टर के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।